नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर में भारत आदिवासी पार्टी धैर्यवान राजस्थान के युवा विधायक थावरचंद डामोर विधानसभा में मुखर होकर बोलते हैं और जनहित के मुद्दों को बेबाकी से उठाते हैं। राजस्थान के कई मुद्दों को लेकर एक्सप्रेस न्यूज भारत के राजस्थान ब्यूरो हेड अब्रार त्यागी ने विधायक थावरचंद डामोर से की खास बातचीत। देखिए क्या बोली विधायक थावरचंद डामोर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ अब्रार त्यागी। इस वक्त मेरे साथ राजस्थान का एक ऐसा युवा विधायक मौजूद है जिनको लोग थावरचंद डामोर जी के नाम से जानते हैं और जो विधानसभा में मुखर होकर अपने क्षेत्र की आवाज बुलंद करते हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा थावरचंद जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत। सबसे पहले आपकी न्यूज चैनल को भी मेरी ओर से जोहार, आपकी टीम को भी मेरी ओर से जोहार। आप विधानसभा में मुखर होकर अपने क्षेत्र की आवाज बुलंद करते हैं, उसके लेकर क्या कहेंगे? मैं एक साधारण परिवार से हूं और वहां के लोगों ने, वहां के कार्यकर्ताओं ने दोनों राष्ट्रीय पार्टी को नकार कर मुझे भेजा है, तो बड़ी उम्मीद और आशा के साथ भेजा है, तो मैं उनकी आवाज को सदन तक पहुंचाता हूं। अभी राजस्थान सरकार के बजट की घोषणा हुई है, उसको लेकर आपने विधानसभा में भी उसका विरोध किया, क्या कहेंगे आप? मैंने विरोध किया था, फिर विरोध के बाद में अभी तक जो कल तक की घोषणाओं में 7 करोड़ सड़कों के लिए अतिरिक्त दिया है और उप जिला चिकित्सालय की घोषणा हुई है मेरे। उससे पहले कुछ भी नहीं था। अभी मुख्यमंत्री जी का कल एक घोषणा हुई है, एलपीजी सिलेंडर मिलेगा राशन कार्ड धारकों को, उसको लेकर आप कहते हैं? और भी कई घोषणा। वो तो पूर्व की सरकार थी और उसके पास जो घोषणा थी 500 रुपये, तो उन्होंने 50 रुपये कम करे हैं। आप जो गरीब परिवार है उनको निःशुल्क क्यों नहीं दे देते हैं? जी। अभी उदयपुर में एक शिक्षक की हत्या हुई है, उसको लेकर आप वहां पहुंचे भी और आपने इस मामले को उठाया भी, विधानसभा में इस मामले को उठाया और 1 करोड़ रुपए की आपने मांग भी की है, उसको लेकर आप क्या कहें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर यदि कोई इस राजस्थान के अंदर उदयपुर के ही घटना के बाद जिक्र करें तो कन्हैयालाल टेलर की हत्या कर दी गई थी, तो हम कन्हैयालाल टेलर के परिवार के साथ है, संवेदनाओं के साथ है, लेकिन कन्हैयालाल टेलर को तो हम उस परिवार को नहीं दिला सकते, ना सरकार ना हम दिला सकते, परंतु उस परिवार का दुख कम करने के लिए उसको सरकार तत्कालीन समय में 50-50 लाख 51 लाख दोनों बेटों को और सरकारी नौकरी देती है। तो इसी प्रकार से एक शिक्षक है, इसकी भी हत्या कर दी जाती है, तलवार से अलग कर दिया जाता है, तो उस परिवार के साथ में 31 लाख की घोषणा होती है, जो सरकारी सारे ये चिरंजीवी से लगाकर ST/SC एक्ट के लगाकर ये सारे पैसे मिलाकर 31 लाख। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर 2 संविधान है क्या? क्या गरीबों के लिए अलग है या अमीरों के लिए अलग है? क्या दलितों और आदिवासियों के लिए अलग संविधान है या फिर दूसरे लोगों के लिए अलग है? क्यों उस बराबरी में इनको न्याय क्यों नहीं मिला? आपने विधानसभा में भेदभाव का भी आरोप लगाया कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? जी, जो सही है वो मैंने वहां रखा। मुझे उम्मीद है कि सरकार न्याय करेगी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। दलित और आदिवासियों के साथ में हमेशा कुटाराघात हुआ। सरकारें सिर्फ इन्हें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है और जो नुमाइंदे इनके ST/SC के सर्टिफिकेट के नाम पर यहाँ अंदर आके बैठते हैं, उनके मुंह में समाज की जब बात आती है, उनके ही समाज की जब मुंह में दही जम जाता है, वो यहाँ आकर भी उनके समाज के लिए एक शब्द नहीं कह पाते हैं। अपने क्षेत्र में बालिका विद्यालय की मांग भी और भी कई मांग की थी, उसमें उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, सरकार ने हमारे क्षेत्र को अनदेखा किया और जहां तक सरकार हमारा आदिवासियों की हितैषी कहती है और बहुत सारे लोगों आज तक राज किया, वोट लिया, लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है? हमारे वहां पर बालिका कॉलेज की स्थिति ये है कि कॉलेज न होने के कारण 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के दायरे में जो जिले पड़ते हैं, वहां भेजने पर महिलाओं को, बच्ची को माँ बाप डरते हैं और फिर वहां अगर भेज भी थे तो महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कमरे भाड़ा, तो वैसे में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। कहीं तो बहन बेटी की शादी करवा दी जाती है, आधी दूरी छोड़ दी जाती है। इसीलिए मैं समझता था कि वहाँ की बहन बेटी के लिए अगर कॉलेज हो तो वो आगे की पढ़ाई कर सकती है। अभी आगे क्या कॉलेज को लेकर आप प्रयासरत हैं? मैं जब सदन चलेगा तब तक मैं वहाँ के नौजवानों के लिए, बहनों के लिए और किसानों के लिए हमेशा आवाज उठाता रहूंगा। आपने एक शेर भी सुनाया था विधानसभा में, एक तो मैं चाहूंगा कि आप उस शेर को मुझे भी सुनाएं और उसको लेकर आपने किसानों की आवाज भी उठाई थी, क्या कहेंगे? शेर तो मैंने 2-3 बार सुना है। कौन सा वाला जो विधानसभा में किसानों की आवाज उठाई थी आपने, वो मेरे पास है। चीर के जमीन को उम्मीद के बीच बोते हैं, हम किसान के बेटे हैं, चैन से नहीं सोते हैं। आपने किसानों की आवाज उठाई, आपको कैसा रिस्पांस मिलता है सरकार की तरफ से? सरकार इस मामले में अभी गंभीर नहीं है। मेरे जो इलाका है, जाखम का बांध पड़ता है प्रतापगढ़, वहां से पूरे दरियावत को अच्छा पानी मिलता है और पूरे दरियावत के अंदर
जो उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग का सबसे, पंजाब कह सकते हैं, सबसे अच्छा गेहूं का पैदावार, सोयाबीन का पैदावार वो इलाका देता है, मक्का भी देता है। तो उस इलाके के लिए कृषि मंडी की बात थी, जो पिछले 21 सालों से लगातार कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ा है मामला। तो सरकार क्यों ना अपने अधिवक्ताओं की टीम लगाकर पैरवी कर सकती है, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है। तो हम लगातार इस बात को कर रहे हैं। किसानों के कर्ज माफी की बात आती है तो सरकारें दोनों ही घोषणाएं तो कर देती है, लेकिन कुछ करती नहीं है। तो इसलिए यही कहना चाह रहे थे कि कम से कम कृषि मंडी का मुद्दा है तो कृषि मंडी के लिए हमारा सॉल्यूशन तो करवाए। अभी कल गोविंद सिंह डोटासरा ने भी जो मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई उस पर टिप्पणी की गई कि ये सब पुरानी घोषणा है, कुछ नया कुछ नहीं है, बल्कि पर्ची आती है दिल्ली से और उसको यहाँ पढ़ दिया जाता है। आप क्या कहेंगे कल वाली? कुछ घोषणाएं हुई है, लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं वो कहेंगे कि हमारे लिए अच्छा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ दिया है उन बीजेपी के लोगों को दिया है, कांग्रेस को नकारा है, अन्य दलों को नकारा है, निर्दलीय लोगों को नकारा है, उनको कुछ भी नहीं दिया है। और इस बार गिने चुने जगह पे जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं वहां कुछ कुछ दिया है ताकि वोटरों को लुभा सके। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक टिप्पणी की थी समाज को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? शिक्षा मंत्री एक जिम्मेदारी वाला पद है। इस प्रदेश के अंदर शिक्षा को लेकर सारी जिम्मेदारी उनके पास है, पंचायती राज का कुछ हिस्सा उनके पास है। तो हमारे इलाके के अंदर शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, आदिवासी इलाके के अंदर स्कूलों की हालात कैसी है, आदिवासी इलाके के अंदर बच्चे किस हालात में कहां से कहां तक पढ़ने जाते हैं। आज की तारीख में ये ऐसे हालात भी होंगे जहां पर अगर बारिश तेज आती है तो कहीं नदी नाले होंगे तो पार करके स्कूल नहीं जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा मंत्री को यह सोचना चाहिए कि आदिवासी इलाकों में शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, जहां पर 80% व्याख्याताओं के पद, 90% व्याख्याताओं पद खाली है स्कूलों के अंदर। कई बार तो जिंदगी हथेली पर लेकर बच्चे स्कूल के अंदर बैठते हैं, ये दीवार कब उसके ऊपर आ जाएगी, कई बार पेड़ों के नीचे पड़ते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री ने इस देश के अंदर जो 5 जनवरी 2011 कैलाश बनाम महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये कहता है इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, जो प्रकृति को पूजता है, इस धरती को, पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत, पहाड़, तालाबों को पूजता है, वो शांत है और वो जीव प्रेमी है, मानवता में विश्वास रखने वाला है। उसको आप गाली देते हो, डीएनए की जांच करते हो, इसका मतलब ये है कि ये शिक्षा मंत्री के बयान नहीं, ये एक पार्टी और एक उसकी विचारधारा, इसकी मानसिकता आदिवासी के प्रति क्या है ये दर्शाता है कि वो आज भी आदिवासी को गाली देकर पुकारते हैं। थावरचंद जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान में तीसरा मोर्चा सक्सेस नहीं होता है, लेकिन फिर आपकी पार्टी आई है अभी, तो क्या आपको क्या लगता है, आप अपनी पार्टी का भविष्य कहाँ देखते हैं राजस्थान? राजस्थान के अंदर हम लोग आने वाले समय में आपको यकीन दिलाते हैं कि सरकार किसकी बनेगी ये तय हम करेंगे, क्योंकि हम निर्दलीय अन्य दल के साथ हैं। आज राजस्थान के अंदर पहले कहा था कुछ लोगों ने कि ये बुलबुलें हैं, खत्म हो जाएंगे, लेकिन पहले 2 थे, अब हम 3 तो राजस्थान में है, एक मध्य प्रदेश में है और एक सांसद दिल्ली तक पहुंचा दिया है। अभी एक उपचुनाव है, वो उपचुनाव भी हम जीत के आएंगे और आने वाले समय में हम 17 में से 12 से 15 सीटें हम जीत कर आएंगे। आप यूथ हैं, यूथ से क्या मैसेज देना चाहेंगे एक्सप्रेस न्यूज भारत के माध्यम से? जी, मैं ये चाहूंगा, नौजवानों के हालात आज गंभीर है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हर तरह से पिछड़ा हुआ है। यूथ जो है वो हमेशा नई क्रांति लेकर आता है, चाहे देश की कभी भी आजादी का आंदोलन हो रहा हो, चाहे हमारे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे महान क्रांतिवीर थे जिन्होंने भी शुरुआत कॉलेजों से की है। तो ऐसे में यूथ को ये कहना चाहेंगे कि देश और समाज जिस हालातों से गुजरता है तो हमें सोचने की जरूरत है कि हमें किस तरीके से हमको देश को आजाद, समाज को नई दिशा देनी। साथ में ये भी है कि लोकतंत्र के अंदर हमें वोट का एक अधिकार मिला है, इस वोट के अधिकार के माध्यम से हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति को यहाँ तक पहुंचाते हैं और उसके जरिए ही हम लोग हमारे लिए आवाज उठा सकते हैं। आज कई बार यूथ सड़कों पे संघर्ष करता है, धरने प्रदर्शन करता है, छात्र चुनाव को लेकर भी संघर्ष। तो ऐसे वक्त में छात्र संघ चुनाव को लेकर ऐसे वक्त में आप लोग 5 साल संघर्ष करने से बेहतर है एक दिन अपना वोट का भी इस्तेमाल सही करो, तो आपके नुमाइंदे यहाँ पर आकर सही आपके लिए आवाज उठा सकते हैं।